गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अफसाना, आई एम योर साइंस टीचर। बच्चों, आज से हम साइंस का फर्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ बुक और पेन कॉपी लेकर बैठें। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि पेड़ों का काटना ये एक भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, मीन्स जल को हमने गर्म किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प में बदल गया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इस तरह से रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा आपने। मीन्स जब किसी रासायनिक पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बट आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि आप भोजन का पकाना है ना, भोजन को पकाते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का या लकड़ी का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हम डेली अपने जीवन में देखते रहते हैं, है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक जो भाग ले रहे हैं और जो नए पदार्थ बन रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको हमने बताया भोजन का पाचन, श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लोहे पे जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती है, मीन्स लोहे को अगर हम नमी वाले मौसम में अगर ऐसे ही बाहर खुला छोड़ देंगे बिगर पेंट किए हुए तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। लोहा जो होता है वो वायु से, नमी से क्रिया कर लेता है और ख़राब होने लगता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम फीते का जलना, मीन्स जब हम मैग्नीशियम एक धातु है, जब हम उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो एक वाइट चूर्ण में, सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई है ना। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दही का बनना, मीन्स अगर हम गर्मी के दिनों में दूध को कमरे में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिल सकता है कि उसमें अब उसकी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन जैसे कि आप देखते हो कि जब घर में वाइट वॉश होता है तो हम चूना लेकर आते हैं, चूने में पानी डालते हैं, तो कुछ समय के बाद देखते हैं जिस बर्तन में चूना रखा हुआ था वो बर्तन थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। तो तापमान में भी क्या होता है, कुछ अभिक्रियाओं के तापमान में चेंजेस आते हैं। गैस का उत्सर्जन, कुछ अभिक्रियाओं में गैस जो है वो बनती हैं, जैसे चूने में ही पानी डाल देते हैं तो बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से हम मतलब पहचान सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना और गैस का उत्सर्जन होना, है ना। तो अगर इस तरह से कुछ चेंजेस हो रहा है तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक
अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं बेटा, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को हम इस तरह से शब्द समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड अभिकारक को लिखते हैं और राइट साइड उत्पाद को लिखते हैं। अभिक्रिया में देख रहे हैं हम यहाँ पर जिंक एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। तो अभिकारक यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जब 2 अभिकारक भाग लेते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। उत्पाद में देख लेते हैं, जब एक या एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो हम उसके बीच में भी 2 उत्पादों के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, एक शब्द समीकरण लिखते हैं। शब्द समीकरण लिखना देख रहे हैं हम कितना, मतलब शब्द समीकरण को कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है, इस तरह से पूरा हिंदी में करके इसको लिखना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। तो हम शब्द समीकरण को नहीं लिखते हैं, हम किसको लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हम रासायनिक समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को हम जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद है उनको हम उनके प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक का सिंबल लिखेंगे Zn। सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या लिखेंगे, H2SO4, है ना। एक या एक से अधिक उत्पाद है, एक या एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एरो का साइन बनाते हैं और फिर उत्पाद को लिखते हैं। उत्पाद में हमने बनाया यहाँ पर जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को इस तरह से लिखेंगे ZnSO4 प्लस फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर H2 गैस। तो बच्चों इस तरह से हम एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। लेफ्ट साइड हम अभिकारक को और राइट साइड हम उत्पाद को लिखते हैं, दोनों के बीच में हम एक एरो का साइन बनाते हैं। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। तो अभी आपने देखा हमने किस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखा था, है ना। तो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ज़रूरी है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। क्या पढ़ा था हमने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही तो उसका विनाश होता है ना। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी द्रव्यमान का विनाश और निर्माण नहीं होता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। मतलब हमने रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं लेफ्ट साइड में उतने ही संख्या में नए उत्पाद बनने चाहिए। मतलब दोनों की संख्याएं जो हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं हम किस तरह से समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आयरन है, वायु या नमी की उपस्थिति में ये वाटर से क्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर एक जंग का निर्माण करता है Fe2O3 प्लस H2। तो हम इसको किस तरह से संतुलित करेंगे, तो संतुलित करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, तत्वों को लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं हम देख लेते हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनकी संख्या भी नोट कर लेंगे, 1, 2 एंड 3, है ना। और उत्पाद में परमाणु की संख्या भी लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्पाद में परमाणु की कितनी संख्या है, यहाँ से हम इसको नोट कर सकते हैं। आयरन 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 है अपने पास। तो इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट चरण 3 में क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे, है ना। क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे थे राइट साइड में
ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ बैलेंस हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या बैलेंस हो गई, यहाँ की ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, हमने 4 से लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो अपनी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं चरण 4 में सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करना है ना। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड में हमने ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थी तो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब देखते हैं यहाँ पर आयरन कितनी है, 3 आयरन है। तो हम क्या करेंगे चरण 4 में आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर भी आयरन 3 हो गए। लेफ़्ट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो कितने थे, यहाँ पर 2 थे और ये 4, मतलब 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ना। और एक चीज़ और हम देखेंगे चरण 5 में कि अभिकारकों और उत्पादों की उनकी भौतिक अवस्था से प्रदर्शित करना। मतलब अभी तो हमने यहाँ पर लिख दिया था कि समीकरण को हमने संतुलित कर लिया है, लेकिन अब समीकरण को संतुलित करने के बाद उनकी भौतिक अवस्था से भी प्रदर्शित करेंगे। भौतिक अवस्था से किस तरह से प्रदर्शित करेंगे देखते हैं। जैसे कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे, एस फॉर सॉलिड। द्रव है लिक्विड तो एल, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे। गैसीय अवस्था में है तो जी लिखेंगे। जलीय एक्वस है तो एक्वा लिखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ये अपना रासायनिक समीकरण है ना। तो इसमें हम आयरन कैसा होता है बेटा, सॉलिड है तो एस लिखेंगे। अब यहाँ पर जल है H2O, लेकिन किस फॉर्म में है बेटा, वो वाष्प के फॉर्म में है ना। तो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। जंग लग गई है, जंग कैसा होता है, सॉलिड होता है तो सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो गैस को जी से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। यदि हमारे पास कुछ ताप या दाब होता, यदि हम अभिक्रिया को हीट कर रहे होते, गर्म कर रहे होते, तो हम तीर के ऊपर हम टेम्परेचर को बता देते, टी से टेम्परेचर को बता देते और पी से प्रेशर को बता देते हैं ना।